हमारे कक्षा 11वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपनी कक्षा 11वीं की तैयारी में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज के इस वीडियो में गद्य खंड का जो पहला पार्ट है नमक का दारोगा, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। इस पाठ से बनने वाली ओटी, साथ में संदर्भ प्रसंग और प्रश्नोत्तर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्रम से मिलेगा। पहले आपको मैं ओटी करवा देता हूँ इस पाठ की, उसके बाद में मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर करवाऊँगा, फिर मैं आपको संदर्भ प्रसंग भी करवाऊँगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपकी ओटी और संदर्भ प्रसंग और आपके इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्न के उत्तर सब कुछ क्लियर हो सके। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पाठ 1 की हम बात कर रहे हैं, नमक का दारोगा। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म हुआ था 1880 में। गांव था लमही गांव, ज़िला था बनारस, उत्तर प्रदेश। मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1936 में। प्रेमचंद की तो रचनाओं की यदि हम बात करें तो गोदान, गबन, वैसे इन्होंने और भी रचना लिखी है, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, ऐसे पुस की रात, बहुत सारी रचना इन्होंने लिखी है, लेकिन हमें 2 रचना यहाँ पर हमने लिखी है आप लोगों के लिए। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो आपको आंसर लिखना है धनपत राय। धनपत राय आपका आंसर होगा। नमक का दारोगा पाठ की विधा है, तो इसमें आपको लिखना है कहानी। कहानी आपका उत्तर होगा। उसके बाद में बात करें हम, ये कहानी है, ये जो कहानी है इसमें धन के ऊपर किसकी जीत बताई गई है? धर्म की जीत को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि मासिक वेतन की तुलना की है, तो मासिक वेतन की तुलना किससे की गई है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पूर्णमासी के चांद से। वंशीधर के पिताजी कौन थे? तो मुंशी जी थे। नमक के दफ्तर से थोड़ी दूर कौन सी नदी बहती थी? तो जमुना नदी बहती थी। पंडित आलोपीदीन कौन थे? दातागंज के जमींदार। और गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका कानपुर। ऐसे आपको याद रखना है ताकि आपके सभी ओटी यहाँ से बन सके। अगला है, आलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी पर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या जागती थी? जीभ। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप देखेंगे जहाँ पक्षपात होता है वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? न्याय की। वृद्ध माता की क्या कामनाएं थी? रामेश्वर और जगन्नाथ यात्रा की। मुंशी जी बैठे बैठे क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे, मुंशी जी बैठे बैठे क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे। और पछिए का अर्थ बताना है, तो पछिए का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी। पश्चिमी आपका अर्थ होगा इसका। उसके बाद में आ जाते हैं आपके प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वे ईमानदार, शिक्षित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसको बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु इन सबके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वे स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्न 2 पहलू उभर कर आते हैं। लक्ष्मी उपासक और ईमानदारी के कायल। लक्ष्मी उपासक में क्या लिखेंगे आप? उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीक़ों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। दूसरा पॉइंट, ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की
ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे वाले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा रहेगा आपका, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी को हम दो शीर्षक ये दे सकते हैं, सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी। वंशीधर के सत्य के आगे आलोपीदीन को हार माननी पड़ी। ईमानदारी, वंशीधर ईमानदार था, वे बाहरी रिश्वत से भी प्रभावित नहीं हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में आलोपीदीन स्वयं उसके घर पहुँचे और उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? कहानी के अंत में आलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। जहां तक कहानी के समापन की बात करें तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संदर्भ प्रसंग की और व्याख्या की। तो संकेत में तो आप इतना लिखेंगे, जब नमक का नया विभाग बना डैश 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 वकीलों का भी जी ललचाता था। उसके बाद में संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के पाठ नमक का दारोगा से ली गई है। इसके रचयिता प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे प्रसंग यदि हम देखें यहाँ पर तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य धन के आकर्षण में सम्मानित पद को भी त्याग देता है तथा छल कपट के मार्ग पर चलकर धनी बनने की इच्छा रखता है। उसके बाद में इसी की व्याख्या देखेंगे हम, ताकि हमारा सभी टॉपिक क्लियर अच्छे से हो सके। नमक भगवान के द्वारा मानव को दी गई महत्वपूर्ण देन है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रयोग पर रोक लगा दी। एक नया विभाग बना दिया गया। धन का लोभी मानव छिप छिप कर नमक का व्यापार करने लगा तथा काला बाजारी से धन कमाने लगा। कोई अपना चोरी का व्यापार से अफसरों को धनवान बना रहा था, तो दूसरी ओर धोखाधड़ी तथा चालाकी से नमक को ऊंचे दामों में बेचकर धनवान बन रहा था। कोई अफसरों को घूस देता और अपना माल महंगा बेच देता, तो कोई बुद्धि की चतुराई से धन कमाता। अधिकारी वर्ग दौलत से ऐशो आराम भोगने में लगा था। लोग पैसे कमाने के लिए पटवारी का सम्मानित एवं उच्च पद को त्याग कर नमक विभाग में चौकीदारी जैसे निम्न पद को अपनाने में लगे थे। जहाँ तक कि अच्छी आमदनी वाले वकील न्यायालय की वकालत को छोड़कर दारोगा पद के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम विशेष में देखेंगे, तो विशेष में क्या हो जाएगा। सबसे पहले विशेष में हम देख लेते हैं। विशेष धन के प्रति मनुष्य के बढ़ते आकर्षण का सटीक वर्णन किया गया है। लघु वाक्य का गठन है और समाज की मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मियां नसरुद्दीन पाठ लेकर आने वाला हूं। तो कितने विद्यार्थी तैयार है मियां नसरुद्दीन पाठ के लिए, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अगला पाठ मिले और ओटी और संदर्भ प्रसंग और प्रश्नोत्तर सभी एक ही वीडियो में चाहिए तो वो बताना। अगर सभी अलग अलग चाहिए तो वो भी आप बताना। उस हिसाब से आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।